तो एबीपी गंगा पर लगातार आप हमारी खास पेशकश एमएसएमई ई अधिवेशन को देख रहे हैं। हमारे साथ एमएसएमई सेक्टर के कुछ सिकंदर अब जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं थर्मोकूल होम अप्लायंस के मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव गुप्ता जी, सीएसआरएल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कृष्णमूर्ति सिंह जी, तो जीएस वायर्स एंड केबल्स के डायरेक्टर राजेश वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और चूंकि हम बात एमएसएमई सेक्टर की कर रहे हैं और संभावनाओं की कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के विकास को एक नया बल देंगे और जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जा रही है उसको पंख लगा सकते हैं, तो ये चर्चा बेहद अहम है। एमएसएमई मंत्री से बात हो चुकी है, जो अपर मुख्य सचिव हैं विभाग के, उनसे बात हो चुकी है, लेकिन सिकंदरों से बात करना बेहद जरूरी है जिनको जमीन पर उतरकर इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। सबसे पहले संजीव गुप्ता जी आपके पास आ रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर को लेकर जिस तरीके से सरकार ने कदम उठाए हैं और जिस तरीके से एमएसएमई सेक्टर के पुरोधाओं ने, आप जैसे लोगों ने इसको बूस्ट देने की कोशिश की है, कितनी संभावनाएं हैं और सरकार से किस तरीके की मदद आप लोग चाहते हैं? संजीव जी सुन पा रहे हैं क्या? तो संजीव जी का रुख करेंगे। सीएसआरएल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कृष्णमूर्ति सिंह जी आपके पास आते हैं। वही सवाल मेरा आपसे कि आप लोगों की कोशिशें बड़े स्तर पर चल रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो कुछ भी हो रहा है और आगे और क्या आप लोग चाहते हैं कि और बेहतर काम हो पाए एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने में, प्रदेश को आगे बढ़ाने में? नमस्कार। और इसमें अभी तक कितना कोरोना की वजह से, महामारी की वजह से पूरे विश्व में एक हड़कंप मचा हुआ है, बट सरकार ने काफी हद तक एमएसएमई सेक्टर को मदद तो की है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना इसमें बाकी है। हम लोग बेसिकली एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं और इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को, क्योंकि सेशन बहुत लेट हो गया है, इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाएं टल गई हैं, मेडिकल की प्रवेश परीक्षाएं टल गई हैं, तो बच्चों को काफी इससे हतोत्साह हो गए हैं। उनकी जितनी भी तैयारी थी वो सब रेल की पटरी से उतर चुकी है। तो सरकार ने काफी किया तो है, बट 12th के रिजल्ट हाल की उन्होंने अनदेखा करते हुए भी रिजल्ट निकला है, बट भी काफी हद तक चाहिए कि एजुकेशन सेक्टर को स्पेशली सरकार को अलग नजरिए से देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे बच्चों के भविष्य जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, भविष्य जुड़ा है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ये कोशिश शुरू की है कि कैसे बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाए, कैसे उनका नुकसान ना हो। इस पर विस्तार से बात करेंगे और अब रुक करते हैं हम जीएम वायर्स एंड केबल्स के डायरेक्टर राजेश वर्मा जी आपका। अगर हम बात करें विद्युत की, बिजली की, तो कितना बड़ा अंग हमारे जीवन का है ये सब हम जानते हैं, इसकी अहमियत। और ये जो इस क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं, आप हैं जी, किस तरीके से एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करते हैं और सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं? क्योंकि सरकार और आप लोग जब साथ चलेंगे, कदमताल अच्छा होगा, तभी विकास की एक नई इबारत लिखी जा सकेगी। जी जी जी, ऐसा साहब, सरकार की तरफ से बहुत कार्य किए गए हैं और उससे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले ही बोला था कि इतना लोन वगैरह दे रहे हैं, इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणाएं की थी जी, तब तो काम चले। उसके बाद जो है कुछ बैंकों ने लोन वगैरह की, जो हमें अभी, जैसे हम चाहते हैं कि कोरोना के बाद जो हमारे पास मौके थे, जैसे और देशों से हमारे देशों में कंपनी आ रही हैं कि हम अपने देश को और तेजी के साथ आगे बढ़ाएं, लेकिन बैंक वालों के ढिलमुल रवैये की वजह से जो काम हमारे अंदर जो तेजी है वो तेजी नहीं हो पा रही, क्योंकि बैंक पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर पा रहे हमें जी। हम ये चाहते हैं कि बैंकों से थोड़ा सा सपोर्ट मिले तो हम बहुत तेजी के साथ अपने देश को बहुत ऊपर तक ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल, मतलब थोड़ा सा हम यही चाहेंगे, अपना मंत्री जी से भी जी 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 बात पूरी कर लें अपनी। कुछ कह रहे थे क्या जी? आप अपनी बात पूरी कर रहे थे। हेलो,
हाँ, मैं ये मंत्री जी से ये दरख्वास्त करूंगा, उनसे विनती करूंगा, कुछ बैंकों को विशेष अधिकार दिए जाएं, जी। जो हम जैसे लोग जो तेजी के साथ काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट करें, क्योंकि बिना उनके हमारे पास इतनी पूंजी नहीं कि हम बहुत बड़ा काम कर सकें। अगर हम ये चाहते हैं, हमारे देश का जो विज़न है कि हम बाहर की सभी कंपनियों को लेकर आएँ और बहुत तेज़ी के साथ बढ़ें, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें बैंकों का सहयोग जरूरी बिल्कुल, है। मतलब सरकार जो सहयोग बैंक कर हमें रही है, पूरी लेकिन तरह सरकार सपोर्ट के नहीं कर साथ पा रहे अगर बैंक बेहतर कॉपरेट करें तो आप लोगों की राह ज्यादा आसान हो जाएगी और तरक्की बेहतर होगी। हमारे हाँ, साथ थर्मोकूल होम जी अप्लायंसेस के जी मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव गुप्ता जी जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है सर चर्चा में आपका भी। और खासतौर से अगर होम अप्लायंसेस की बात करें, जिंदगी कितनी आसान रहकर जीना है, अब इसकी ज़रूरत सबको है और होम अप्लायंसेस ज़िंदगी को बड़ा सपोर्ट करते हैं। ऐसे में क्या संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में लोगों के लिए, और आप लोग किस तरीके की संभावना तलाश रहे हैं कि बेहतर काम आगे हो और एक कीर्तिमान बने प्रदेश में, देश में? संजीव जी, आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ, अब आ गई जी। नमस्कार जी। जी जी, नमस्कार। जो आप कीर्तिमान की बात कर रहे हैं, जी जो एसएमई के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के हिसाब से जो माननीय योगी जी ने जो ये नारा दिया है और करा रहे हैं कि अगर फिरोजाबाद है तो वहाँ कांच का, या हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बहुत अच्छा है। और इसमें हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए जी बहुत अच्छा रहेगा। हमें दूसरे प्रदेश या दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा है जी, बिल्कुल। लेकिन अगर होम अप्लायंसेस की बात करें तो ये तो हर किसी की ज़रूरत है। ऐसे में इस क्षेत्र में कितनी संभावनाएं हैं? और जैसा कि राजेश जी ने बताया कि बैंक कॉपरेट नहीं करते, क्या ये दिक्कत आप लोगों को भी है? नहीं सर, बैंक कोऑपरेट कर रहे हैं और माननीय मोदी जी ने बैंकों को निर्देश भी दिए हैं, जो आज या कल भी बताया है जी कि बैंक पैसे की चिंता ना करें, जितना जरूरत पड़ेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। आज के अखबारों में भी है। जी और बैंक की यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक पूरे कोऑपरेट कर रहे हैं, जिसको जितना जरूरत है वो दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जी, उससे एमएसएमई को बहुत अच्छा बढ़ावा मिलेगा और बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। कृष्णमूर्ति जी, जिस तरीके से आपने बताया कि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं और भविष्य को बनाना है, तो शिक्षा क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। आने वाला ज़माना ऑनलाइन का है। ऐसे में अगर आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेंगे, उसमें बहुत लागत लगने वाली है। रोजगार की दृष्टि से, संभावनाओं की दृष्टि से जो पूरा एजुकेशन सेक्टर है, किस तरीके के बदलाव होने जा रहे हैं, क्या कुछ देखने को मिलेगा? क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज़ है जो बंद तो होगी नहीं, वक्त के साथ बदलेगी। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है कि जो आज के डेट में हर जगह लोग ऑनलाइन ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, तो उसके दो पहलू होते हैं, एक हार्डवेयर पहलू और एक सॉफ्टवेयर पहलू है। हाँ, आप किसी को मोबाइल दे सकते हैं, एंड्रॉयड टैबलेट दे सकते हैं, डेस्कटॉप दे सकते हैं, लैपटॉप दे सकते हैं, बट उसके दूसरे पहलू है जो कि इंटरनेट कनेक्शन की बात हो रही है। जी आज भी जब आप गांव में जाएंगे तो कई जगह पर ऐसे हालात होते हैं कि जहां आपको इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिलता है। तो उस जगह पर जो गांव के पिछड़े वर्ग है, जो कि आज भी ऑनलाइन क्लास के लिए तत्पर है, चाह रहा है ऑनलाइन क्लास करना, उसके पास मोबाइल भी उसने 10,000 रुपए का खरीद लिया है, परंतु उसके पास नेटवर्क नहीं है, तो वहां बहुत वो असहाय महसूस करता है। जी तो उसमें ऑनलाइन नेटवर्क, इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा पहलू है, जिसमें सरकार को बहुत ज्यादा अभी काम करने की पहल करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर वो पहल नहीं होगी तो आप ऑनलाइन को सक्सेसफुल हम लोग किसी भी तरह से नहीं बना पाएंगे। जी हमारे प्रोजेक्ट जो गेल उत्कर्ष कानपुर में चलता है, उसके कई बच्चे बहुत बहुत रिमोट लोकेशन से आते हैं, और लॉकडाउन में सब घर चले गए और ये बच्चे सब इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। जी तो हमने उनको पहले ऑनलाइन जोड़ने की कोशिश की। आधे टाइम बच्चों का यही कमेंट आता है, सर नेटवर्क चला गया। हाँ, रेडी हैं, पढ़ने को तत्पर हैं, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है उनके पास। नेटवर्क फेल कर जाता है, बहुत कॉमन होता है। क्या हुआ इधर? तो टावर बैठ गया। हाँ, जी मतलब कि इंटरनेट चला गया। तो इस
पहलू पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है कि इस समय जो वो मोबाइल कनेक्टिविटी की बात करें, ऑनलाइन नेटवर्क बिछाने की बात करें, तो उसमें बहुत आगे और बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा, तभी ये ऑनलाइन मोड जो है वो बहुत हद तक सक्सेसफुल हो पाएगा। बिल्कुल, यानी कि अगर ऑनलाइन मोड की हम बात करें तो अगर नेटवर्क नहीं सुधरता तो फिर शिक्षा में वही दुश्वारियां बनी रहेंगी, जिसकी बार बार शिकायत होती है कि कुछ तक पहुंची, कुछ तक नहीं पहुंची। लेकिन राजेश वर्मा जी, अगर हम पावर सेक्टर की बात करें, रोजगार की दृष्टि से आजकल बहुत बात चल रही है, क्योंकि आपदा को अवसर में बदलना है। बहुत सारे लोग अलग अलग राज्यों से हमारे यहाँ वापस लौट कर आ गए, स्किल मैपिंग की गई। जो आपका सेक्टर है, इसमें रोजगार की कितनी आगे संभावनाएं हैं? कितने लोगों को ये एमएसएमई सेक्टर रोजगार दे सकता है? किस तरीके से भविष्य देख रहे हैं? देखिए, इसमें जो रोज़गार तो मैं बताऊं, लॉकडाउन के दौरान काफ़ी कंपनियों से कुछ लोग चले गए जी, लेकिन हमारे पास जितना स्टाफ था वो सारा का सारा रहा। इसके अलावा हमने और भी लोगों को अपना रोज़गार दिया, क्योंकि हमने जो प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न था कि हमने अपने देश को एक विश्व गुरु बनाना है, तो उसको हम आगे लेकर चल रहे थे कि ये जो लॉकडाउन हुआ ये हमारे लिए एक मौका है कि हम हर अपने देश में सब कुछ करेंगे जी, तो इसको देखते हुए हम लोग जो है काफ़ी काम कर रहे हैं साहब। तो बिल्कुल। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की बात है, उस क्षेत्र में कितनी मदद मिल पा रही है? क्योंकि सरकार की कोशिश ये भी है कि हमारे जो एमएसएमई सेक्टर है वो केवल प्रदेश और देश में ही न रहे, सरकार पूरी तरीके से मदद करेगी कि वो अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड भी बने। जी सर, हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। थोड़ा सा ऐसा है, हम जैसे पर्सनली मेरे साथ तो बैंक ने सपोर्ट किया, लेकिन अभी भी काफ़ी कंपनियों के साथ वो बैंक सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं जैसे हम लोग चाह रहे हैं। अभी तो लॉकडाउन है, जैसे हम बाहर भी अभी पूरी तरह काम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हमने अपने क्वालिटी प्रोडक्ट वैसे ही बनाए हैं जैसे कि हमारे इंटरनेशनल क्वालिटी के हों जी, बाकी हमने अपने आप को तो एकदम तैयार रखा हुआ है। बिल्कुल, तो संभावनाओं अब के लिए आप तैयार हैं। लॉकडाउन हटेगा तो हम देखेंगे। बिल्कुल कैसे हम संजीव काम गुप्ता कर जी, सकते हैं। सवाल यही है क्योंकि बिल्कुल, 100% एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पूरी योजना तैयार कर ली है कि केवल प्रदेश और देश नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम होगा। और कुछ अच्छी खबरें प्रदेश से आई भी हैं, चाहे हम बलिया की बिंदी की बात करें या फिर बरेली के हम काला नमक चावल की बात करें। काला नमक चावल तो पहला ऐसा एग्री प्रोडक्ट है जिसको जापान भेजा जा रहा है। तो ऐसे में थर्मोकूल किस तरीके की संभावनाएं ले रहा है? क्या आप इस विजन पर काम कर रहे हैं जीएम वायर्स की तरह कि केवल हमारा लक्ष्य प्रदेश और देश नहीं है, इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ भी टक्कर लेनी है? उसमें सरकार से आप क्या चाहते हैं और क्या मिल रहा है? सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम लोग कूलर अप्लायंसेज बनाते हैं और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को टक्कर दे रहे हैं। और जो कुछ आइटम बाहर से आते थे, चाइना से आते थे, अब जैसे लोकल फॉर वोकल, जैसे मोदी जी ने नारा दिया कि आप यहीं सब प्रोडक्ट को बनाएं। कुछ आइटम ऐसे थे जो इंडिया में बहुत महंगे पड़ते थे, अब उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही चालू कर रहे हैं जी, और वो कुछ टाइम बाद यहाँ उसी रेट में कॉस्टिंग में आ जाएंगे। तो जो मोदी जी का सपना है और हम सबका सपना है कि इंडिया को आगे बढ़ाना है और अपना ही सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, और हम सब लोग मिलके आगे बढ़ाएंगे। और इस सेक्टर में बहुत कंपनी आ भी रही है यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, जी, और जितनी भी चाइना से कंपनी आ रही है वो यूपी में इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, जी, इंडिया में आना चाह रही हैं। और ये हमारा कूलर सेक्टर काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन इस बार कोरोना के बाद में काफ़ी कठिनाई रही है, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर दोबारा अपने यौवन में इंडस्ट्रीज आ जाएंगी। सब लोग मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये मेहनत सफल होनी भी चाहिए। संजीव गुप्ता सर, जिस तरीके से बात कर रहे हैं हम विकास की, हर क्षेत्र की, जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें अब ये भी सरकार ने प्रावधान कर दिया है कि जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं वो भी भारत में अपना कैंपस खोल सकते हैं। एक प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। ऐसे में क्या चुनौतियां बढ़ेंगी एजुकेशन सेक्टर के सामने? क्योंकि अभी हम एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं और गुणवत्ता की जब बात करते हैं तो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में भारत के विश्वविद्यालयों के स्थान पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जो ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी, क्या ये बेहतर शिक्षा के भविष्य को स्थापित करेगी? आप लोग भी इसमें हैं, तमाम लोग ऐसे हैं।
सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ये बहुत अच्छा रहेगा अगर विदेशी यूनिवर्सिटी यहाँ आती हैं तो बहुत अच्छी बात माफी है। चाहिए, आज यहाँ कृष्णमूर्ति से जी से बच्चा मेरा ये पढ़ने सवाल था, संजीव जी माफी चाहिए। सर आज जी यहाँ से बच्चा कृष्णमूर्ति जी। अमेरिका मान लो मिशिगन यूनिवर्सिटी पढ़ना चाहता है या जी कहीं भी जाता है तो उसका खर्चा बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल बहुत ज्यादा है, वो देश में पढ़ पाएगा। कृष्णमूर्ति अगर जी वो माफ इंडिया कीजिएगा, में नाम इस तरह की मैंने संजीव जी को ले लिया था। ये सवाल मेरा आपसे भी है कि जो ये इंडिया चीजें में हैं जब उसमें किस तरीके की प्रतिस्पर्धा होगी और क्या इसके परिणाम होंगे? देखिए बहुत इसमें जो अच्छी बात है अभी जब इंडिया में इस तरीके न्यू की न्यू सब चीज आ जाएंगी न्यू तो न्यू बच्चों को एजुकेशन विदेश में पढ़ाई पॉलिसी जाने जो की आई जरूरत है, नहीं पड़ेगी, जी जी वो यही पढ़ेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी खर्चा भी कम होगा। सब जी। जगह पे आई है और काफी चर्चा में है। जो 10+2+3 का मॉडल था वो 5+3+3+4 का मॉडल हो गया है। जी तो इससे काफी कुछ सुधार आएगा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में और स्किल डेवलपमेंट पर काफी ज्यादा फोकस है। और पहले जो था कि अगर साइंस पढ़ना है तो अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेना है तो यही ज्यादा चॉइस आपके पास नहीं थी, उसमें एक ही आपको लैंग्वेज भी लेना होता था। जी बट आज के डेट में जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और अगर आपका म्यूजिक का इंटरेस्ट है तो आप एक म्यूजिक को भी रख सकते हैं। तो गवर्नमेंट का बेसिक फोकस ये हो रहा है कि किस तरह से हम लोग जो बच्चे के अंदर जो हुनर है, जो स्किल है, जी उसको निकाल कर करके लाएं और बच्चा उसको आगे पकड़ करके उसका बुनियाद बना कर करके बच्चा आगे बढ़े। तो इस चीज पर काफी गवर्नमेंट का फोकस है, लेकिन इन सब चीजों को करने में कम से कम 2-3 दशक लगेंगे, तब जाकर के इसका परिणाम दिखने में सामने आएगा जी हमारे। और जहां तक बात विदेशी यूनिवर्सिटीज की है, हाँ जरूर इससे एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। जो अपने लोकल में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक मशरूम ग्रोथ हुआ है, जी जहां पर क्वालिटी का ध्यान नहीं है, हाँ वहां पर यह है कि हम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कहलाने में बहुत लोगों को गर्व महसूस होता है। चाहे वो एक कोर्स में सिर्फ 2 ही बच्चा क्यों ना हो, हाँ, लेकिन क्यों उसके कोर्स के नाम पर एक कोर्स चला रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। जी तो जब ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, सॉलिड यूनिवर्सिटीज हैं, वो जब इंडिया में आएंगी तो जो हमारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनके अंदर एक पॉजिटिव कंपटीशन का एक भावना आएगा और उससे बच्चों को बहुत फायदा होगा। मतलब हम मान सकते हैं कि जो उच्च शिक्षा में गुणवत्ता पर भी सवाल उठते थे, उन सवालों के उठने का दौर आने वाले वक्त में खत्म हो सकता है जब ये कंपटीशन बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, और गुणवत्ता को ही हम लोग बुनियाद बना कर करके अगर आगे बढ़ेंगे तो फायदा काफी होगा, बच्चों को भी फायदा होगा और सरकार को भी फायदा होगा। बिल्कुल। राजेश वर्मा जी, इस पूरे लॉकडाउन के काल में एमएसएमई पर जब सरकार ने फोकस किया तो एक चीज़ और भी फोकस में रही कि जो भी लोग आ रहे हैं उनकी स्किल मैपिंग की जाए और स्किल मैपिंग के बाद जो जिस काम में पारंगत है उसको वो काम दिया जाए। ऐसे में जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो जब तमाम प्रोफेशनल कोर्सेज की बात होती है तो आपको लगता है कि अगर स्किल डेवलपमेंट पर और ज़्यादा जोर दिया जाए और बेहतर काम हो तो एमएसएमई सेक्टर को और बूस्ट मिलेगा, क्योंकि तमाम ऐसे लोग भी हैं, ऐसे उद्योगपति भी हैं कि वो रोजगार तो देना चाहते हैं लेकिन काबिल व्यक्ति नहीं मिल रहा, जिसका जिक्र एक बार सीएम ने भी किया था कि नौकरियां हमारे पास बहुत हैं लेकिन उस काबिल लोग मिल जाएं, स्किल्ड नहीं मिल रहे हैं। जी जी, और मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत टाइम से स्किल बंदों को ढूंढ रहा था लेकिन मेरे को नहीं मिल पा रहे थे, और जो मिल भी पा रहे थे वो इतने ज़्यादा महंगे थे कि उनको मैं रख नहीं पाता था जी। और इस दौरान मेरे पास कम से कम 9 लोगों को मैंने अपने पास रखा है जो स्किल्ड हैं, और ऐसे लोगों की मेरे को बहुत सख्त ज़रूरत थी। और मैं तो कहता हूँ कि कुछ कंपनियों ने तो ऐसे समझदार लोगों को निकाल दिया सिर्फ अपने छोटे से और फायदे शायद के लिए। उन्हीं चीजों को संभावनाओं के तौर पर आप लोगों ने देखा और ये पूरे उद्योग के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए और प्रदेश के लिए बेहतर होगा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।